नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। सिंचाई पानी की समस्या को लेकर भाखड़ा क्षेत्र के किसान परेशान। खेती बचाओ किसान बचाओ मोर्चा के बैनर तले मुख्य अभियंता को सौंपा ज्ञापन। सिविल लाइन्स निवासी देवीलाल कारबा ने बेटी की शादी का बिंदौरा निकाल समाज को दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रेरणादायी संदेश। हड्डा रोडी को जंक्शन में नवा बाईपास रोड पर शिफ्ट करने के विरोध में गो सेवकों ने शुरू किया धरना। कृषि उपज मंडी समिति ने खरीदी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मशीन। गीले कचरे से फसलों के लिए बनाई जा सकेगी खाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीरवार को प्रस्तावित अबोहर यात्रा के मद्देनजर पुलिस ने हनुमानगढ़ में की होटलों धर्मशालाओं की जांच। और अब समाचार विस्तार से। खेती बचाओ किसान बचाओ मोर्चा की ओर से आज किसानों की सिंचाई पानी की समस्या के समाधान की मांग को लेकर मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया। गेहूं फसल के पकाव के लिए 13 मार्च तक सिंचाई पानी की एक बारी और चलाने की मुख्य मांग को लेकर भाखड़ा क्षेत्र के किसानों ने बुधवार को जल संसाधन विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद किसान प्रतिनिधियों की मुख्य अभियंता के साथ वार्ता हुई। किसानों ने पानी न दिए जाने की स्थिति में आंदोलन करने की चेतावनी दी। मुख्य अभियंता ने 13 मार्च तक भाखड़ा की नहरों में पानी चलाने के लिए आश्वस्त किया। इस पर किसान शांत हुए। इस मौके पर किसान नेता प्रोफेसर ओम जांगू ने कहा कि सिंचाई विभाग 25 फरवरी की सुबह से भाखड़ा की नहरों को बंद कर केवल पेयजल चलाना चाहता है, क्योंकि वह जब पानी की कमी थी तब इसी तरह का निर्णय रेगुलेशन कमेटी में हुआ था। तब हुए निर्णय अनुसार वर्तमान में पानी की एक बारी चल रही है। इस बार कुछ बारिश भी हुई है। अब की बार बर्फ भी काफी गिरी है। अब गर्मी के दिन आ गए हैं। पिछले साल की तुलना में भाखड़ा बांध में पानी की आवक भी बढ़ी है। ऐसे में जब पानी की वर्तमान समय में आवश्यकता है तो उस पानी को आगे ले जाकर किसानों को देने का क्या औचित्य है। उन्होंने कहा कि 21 मई के बाद तो पानी का दोबारा बंटवारा होगा। रीलाइनिंग के दौरान भी नहर में इतना पानी नहीं आ सकता कि सिंचाई की सुविधा बहाल की जा सके। ओम जांगू ने कहा कि जब तक इंदिरा गांधी कैनाल में स्पेस खाली है तब तक भाखड़ा का पानी इंदिरा गांधी कैनाल से दिया जाए। आज किसानों की गेहूं की फसल पकाव पर है। अगर 25 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक एक एक बारी किसानों को गेहूं की फसल के पकाव के लिए और दे दी जाए तो उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि कम क्षेत्र में गेहूं की बिजाई करने के बावजूद किसान इस क्षेत्र के किसान के भंडार भरने में कामयाब होगा। इसके अलावा साबुआना, खारा, गुड़िया, सालीवाला, कुलचंदर, सारणी सहित कई ग्राम प्रभावित होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सिंचाई विभाग ने किसानों को एक बारी और नहीं दी तो किसान संघर्ष करने को मजबूर होंगे। किसान अपनी कुछ प्रमुख समस्याओं को लेकर मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग से मिले हैं, जिसमें प्रमुख समस्या हमारी गेहूं की पकाई के लिए सिंचाई पानी कि अभी 25 फरवरी की सुबह तक एक एक बारी भाखड़ा में किसानों को मिलेगी, उसको 13 मार्च तक एक एक बारी किसानों को और दी जाए। इस पे हमारे मुख्य अभियंता का सकारात्मक रुख रहा है और उन्होंने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि हम आपको एक एक बारी पानी और उपलब्ध करवाएंगे। दूसरा, साबुआना और खारा सिस्टम के बहुत से गांव हैं जिनके अंदर सन 1998 में एक पटवारी नियुक्त थे, जिनकी मृत्यु 2014 में हो गई और उस समय लोगों ने आबियाना की राशि जमा करवा दी, परंतु पटवारी ने न तो पैसा सरकारी रिकॉर्ड में जमा करवाया, न ही सरकार को किसी प्रकार का रिकॉर्ड दिया। अब वो आबियाना, जो पुराना आबियाना जिसको किसान एक बार भर चुके हैं, दोबारा से मांग की जा रही है। उसके विरोध में भी लगातार पिछले 2-3 साल से यहाँ पर किसान एकत्रित हो रहे थे। आज फिर किसान सारे इकट्ठे हुए, मुख्य अभियंता से वार्ता हुई है और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि जो रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध नहीं है, जो किसानों ने पैसा पूर्व में भर दिया है, उसकी वसूली नहीं की जाएगी, उसको राइट ऑफ करवाने का उनके द्वारा प्रयास किया जाएगा। तीसरा मुख्य मुद्दा था कि हमारी एमओडी और एलजीडब्ल्यू नहर, इनकी टेल लगातार पिट रही है, उन पे पूरा पानी नहीं हो रहा। एमओडी के अंदर तो 1-2 मोगे ऐसे लगे हैं, एलजीडब्ल्यू में भी लगे हैं, जिन पे सन 2000 से लगातार कुछ लोगों ने स्टे ले रखा है कि जब नहरें कच्ची थी उसमें मोगे लगे थे, जैसे ही बेड लेवल ऊंचा हुआ, नहरें पक्की बनी, तो उन्होंने स्टे ले लिया। आज वो मोगे एक कस्सी जितना पानी निकालते हैं और टेल के किसान उससे पीड़ित है। आज उस बात को लेके हम मुख्य अभियंता से जब हमने वार्ता की तो उन्होंने कहा कि मैं इस संबंध में सरकारी वकील से बात करके और जल्दी से जल्दी स्टे खारिज करवाने का प्रयास करूंगा और मार्च माह में
LGW और MOD की टेल पर जो समस्याएं हैं उनको देखकर हल करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। इन्हीं बातों को लेकर आज सारे के सारे किसान यहाँ पर एकत्रित हुए और हमने स्पष्ट रूप में कहा है कि अगर हमारी इन बातों पर गौर नहीं हो, 25 तारीख से हमारी नहरें लगातार नहीं चलती हैं तो किसान आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हम इस बात को लेकर आए हैं, कई सालों से हम पीड़ित हैं किसान, जो हमारे गुरुजी जी ने बचा दिया। आप इस भी मामले के बारे में बयान नहीं आ रहे, हमारी बारी कट रही है। 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ। उसको कोई अकॉर्डिंग एक्शन 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ। के पास कोर्ट में लिख के दिया हुआ है। तो बार बार हमारे को नोटिस जारी किया जा रहा है, परेशान किसानों को कर रहा जा रहा है कि हमारी बारी काटी जाएगी। पिछले दिनों में बारी काटी गई, उसमें कोई नोटिस जारी नहीं किया, तो अचानक की बारी काट दी। कई किसानों को परेशान हुई, पानी बारी 3 बारी चली गई। तो हमारी ये प्रशासन रिक्वेस्ट अभी हमारे सब जिम्मेदार किसानों को परेशान ना किया जाए। जो सही रिकॉर्ड है उसको रिकॉर्ड निकाल कर हमारा उसको की जाए। जो उसका रिकॉर्ड नहीं है उसको दवा दवा बना रखे इन्होंने, भी उसका भी मामला लिया जाए। हमारी गिरदौरी जो दिया जाए, किसमें नरमा है, किसमें कणक गेहूँ है, किसमें गुआर है, उसकी सही सलामत तो हमारे को गिरदौरी दी जाए तो हम मामला भरने के लिए तैयार हैं। बेटियों की परवरिश को लेकर समाज के दृष्टिकोण में काफी फर्क नजर आ रहा है। जहां पहले बेटियों को समाज में बोझ समझा जाता था, वहीं अब शिक्षा और जागरूकता की वजह से बेटियों को भरपूर प्यार और सम्मान मिल रहा है। इसका उदाहरण देखने को मिला जंक्शन की सिविल लाइन कॉलोनी में। यहाँ के बाशिंदे देवीलाल कालवा ने अपनी बेटी मंजू की शादी का बिंदोरा निकालकर समाज को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रेरणादायी संदेश दिया। समाज के बदलते परिवेश और शिक्षा के विकास के कारण अब रूढ़िवादी परंपराओं को जनता धीरे धीरे तिलांजलि देने लगी है। जहां पहले बेटियों को समाज में बोझ समझा जाता था, वहीं अब शिक्षा और जागरूकता की वजह से जनता की सोच में बदलाव देखने को मिल रहा है। आधुनिक दौर में शिक्षा के प्रचार प्रसार से समाज में आई जागरूकता से बेटियों को भी बेटों के बराबर सम्मान मिलने लगा है। इसका उदाहरण देखने को मिला जंक्शन की सिविल लाइन कॉलोनी में, जहाँ सिविल लाइन कॉलोनी निवासी देवीलाल कालवा ने अपनी छोटी बेटी मंजू की बिंदोरी निकाल समाज को बेटियों का महत्व समझाते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। बेटी को घोड़ी पर बैठाकर बिंदोरा निकालने की पहल की कॉलोनी वासियों ने भी सराहना की। मंजू को घोड़ी पर बैठाकर बैंड बाजों के साथ रस्म निभाई गई। इस दौरान परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों ने नाच गाकर जश्न मनाया। वहीं शादी से पहले परिवार की ओर से निभाई जा रही रस्मों को देखकर मंजू भी गदगद नजर आई। लाडो मंजू के पिता देवीलाल कालवा वर्तमान में कृषि उपज मंडी समिति गढ़साना में सचिव पद पर कार्यरत हैं। देवीलाल कालवा ने बताया कि उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा। उसने अपनी दोनों बेटियों की बेटों की तरह परवरिश कर उच्च शिक्षा दिलाई। उसकी छोटी बेटी मंजू ने किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली, जबकि बड़ी बेटी अंजना ने जयपुर से पढ़ाई पूर्ण की। कालवा ने कहा कि बेटियां आज के जमाने में बेटों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। हमें लड़का लड़की में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। मेरी बेटी की शादी 18 फरवरी की है। समाज में परंपरा है कि बेटों का बिंदोरा निकालें, परंतु मेरी शुरू से इच्छा थी कि मैं मेरी बेटियों, मेरे 2 बेटियां हैं, मैं मेरी बेटियों को बेटों की तरह पालूं। मैंने मेरी बच्चियों को जहां उन्होंने कहा अच्छी शिक्षा दिलाई, और मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं मेरी बेटी की शादी बेटे की तरह करूं। तो ये धूमधाम से शादी करने के लिए और बेटी को बेटे के समान मानने के लिए मैंने इसका बिंदोरा निकालने के लिए योजना बनाई। और इसका क्या बिंदोरा घोड़ी पर निकालने की हमने पहले से ही तय कर रखा था, और आज हम घोड़ी पे बिंदोरा निकाल रहे हैं। इससे हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि बेटियों को भी बेटों के समान पालें, बेटियों को अच्छी शिक्षा दें, जिससे कि समाज में जो भ्रूण हत्या हो रही है वो रुके, और बेटियां जो समाज के विकास में, देश के विकास में सहयोग दे सकती है, वो देश में विकास में सहयोग भागीदार बने। हड्डा रोड़ी को जंक्शन में नवा बाईपास रोड पर स्थानांतरित करने के विरोध में बुधवार को गो सेवकों ने धरना शुरू कर दिया। धरने पर बैठे गो सेवकों ने हड्डा रोड़ी को आबादी क्षेत्र से दूर स्थानांतरित करने की मांग की।
हड्डारोड़ी को जंक्शन में नवा बाईपास रोड पर शिफ्ट करने के विरोध में बुधवार को क्षेत्र के गौ सेवकों ने धरना शुरू कर दिया। नवा बाईपास पर निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज के पास लगाए गए धरने पर बैठे गौ सेवकों ने मांग की कि हड्डारोड़ी को आबादी क्षेत्र से दूर स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि आबादी क्षेत्र में हड्डारोड़ी होने से आसपास का क्षेत्र दुर्गंधमय होगा, आसपास के लोग प्रभावित होंगे। धरने पर बैठे गौ सेवकों ने बताया कि जंक्शन में नवा बाईपास रोड पर कचरा प्लांट पहले से लगा हुआ है, अब यहाँ हड्डारोड़ी भी स्थानांतरित करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि जिस जगह हड्डारोड़ी शिफ्ट करने की बात चल रही है उसके पास ही मंदिर है, करीब 300 मीटर की दूरी पर गौशाला है, 300 मीटर पर ही डिस्ट्रिक्ट पार्क है, 500 मीटर की दूरी पर राजकीय मेडिकल कॉलेज बन रहा है, बिल्कुल सामने ही 100 मीटर पर कैंसर का हॉस्पिटल है, उसके पीछे हाउसिंग बोर्ड का आबादी क्षेत्र है। इस कारण हड्डारोड़ी सबके लिए घातक सिद्ध होगी। यहाँ हड्डारोड़ी शिफ्ट करने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। गौ सेवकों ने सुझाव दिया कि आबादी क्षेत्र से कम 10 किलोमीटर दूर जहाँ आसपास कोई गाँव न हो वहाँ हड्डारोड़ी को शिफ्ट किया जाए। हड्डारोड़ी की जी की समस्या है। एक तो बिना मंदिर है, एक गौशाला है, साथ में एक पार्क है अठ बनेड़ो, तो इन जी की जगह में जी अठ पशु न खा गया तो बड़ी बदबू और बड़ा कुत्ता वो बह रहे गो अठ सब बच्चा हुआ है और हुआ है। इन्हें गौशाला है, इन्हें मंदिर है, तो हड्डारोड़ी जो भी कहीं जगह अच्छी हो, कहीं कुछ साथ में ना हो वहाँ बनानी चाहिए, यहाँ नहीं बनानी चाहिए। ये उनको ही पता है सर कैसे क्यों लाए यहाँ, लाए या नहीं लाए, ऐसे ही कोई डाल के जाता है या लाए या नहीं लाए, यही अजय पूरा कन्फर्म नहीं है। नहीं, अभी कोई नहीं आया। कृषि उपज मंडी समिति की ओर से राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मशीन क्रय की गई है। इस मशीन को नवा बाईपास पर नई सब्जी मंडी यार्ड में स्थापित किया जाएगा। इसके जरिए गीले कचरे से खाद बनाई जा सकेगी। कृषि उपज मंडी समिति की ओर से 5 लाख रुपए की लागत से राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मशीन क्रय की गई है। इस मशीन को नवा बाईपास पर सब्जी फल मंडी यार्ड में स्थापित किया जाएगा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कृषि उपज मंडी समिति के सचिव CL वर्मा ने कहा कि इस मशीन का फायदा यह है कि इसके जरिए गीले कचरे में एक दिन में 2.5 क्विंटल खाद बनाई जा सकेगी। इससे जहाँ खाद बनेगी वहीं मंडी के कूड़े का भी निस्तारण होगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मशीन प्राप्त हुई है। यह मशीन करीब 5 लाख रुपए की लागत की है। यह मशीन सब्जी मंडी के लिए उपयोगी है। इस मशीन में गीला कचरा डालकर खाद बनाई जा सकेगी। रोजाना करीब 2.5 क्विंटल तक खाद बनाई जा सकेगी। उन्होंने बताया कि नवा बाईपास रोड पर बनने वाले नई सब्जी मंडी यार्ड में इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मशीन के लिए जगह आरक्षित की जा रही है। सारी मंडी के गीले कचरे को एकत्रित कर इस मशीन के माध्यम से उसकी खाद बनाई जाएगी। इससे कूड़ा भी निस्तांतरित होगा। उन्होंने कहा कि खुली बोली में जितनी खाद की बिक्री होगी वह बेच दी जाएगी। शेष खाद का उपयोग जंक्शन टाउन के पार्क आदि में उपयोग में ले लिया जाएगा। सब्जी मंडी के लिए सॉलिड वेस्ट कंपोस्ट मशीन मंगाई है। इसके द्वारा जो भी सब्जी मंडी का गीला कचरा होगा उससे खाद बनाई जाएगी, तो कचरे का विधिवत निस्तारण हो जाएगा और खाद है उसका सही सदुपयोग उसके। ये 5 लाख रुपए लागत की मशीन है और 2 साल की इसकी वारंटी है और इसको एक आदमी ऑपरेट करके और खाद बना सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल प्रस्तावित अबोहर यात्रा के मद्देनजर हनुमानगढ़ में पुलिस द्वारा आज विभिन्न होटलों धर्मशालाओं में ठहरे लोगों के कागजातों की जांच की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कल 17 फरवरी को प्रस्तावित अबोहर में यात्रा को देखते हुए सीमावर्ती जिलों में पुलिस द्वारा जांच का सघन अभियान चलाया जा रहा है। इस संदर्भ में आज टाउन जंक्शन में विभिन्न होटलों तथा धर्मशालाओं आदि की पुलिस द्वारा जांच की गई। जंक्शन थाना के SI कुंजीलाल ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा को देखते हुए होटलों में ठहरे लोगों के दस्तावेज जांचे गए। उन्होंने बताया कि फिलहाल कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि यह जाँच आज रात तक जारी रहेगी। कारण ये कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबोहर में यात्रा होने के कारण जो सीमावर्ती जिले हैं मान के उनके हॉस्पिटल और धर्मशालाओं की चेकिंग और रेलवे स्टेशनों की चेकिंग चल रही है। उसके दौरान होटलों की जांच कर रहे हैं। होटल में जो सब रुके हुए हैं उनके दस्तावेज और उनके ID चेक कर रहे हैं, कौन कौन कितने कहाँ से रुके हुए हैं। अभी तक तो कोई समझ नहीं पाया, जो पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जंक्शन में लाल चौक के नजदीक सड़क के बीचों बीच बना गहरा गड्ढा हादसों का सबब बना हुआ है। पाइप लीकेज के कारण गड्ढे में पानी भरा हुआ है। इस वजह से वाहन चालकों को गड्ढे का आभास नहीं हो पा रहा। इस समस्या को लेकर बुधवार को माकपा कार्यकर्ताओं ने जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
लीकेज पाइपों को बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनता को गंदा पानी पिलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनता को गंदा पानी पिलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जंक्शन में श्री गंगानगर मार्ग स्थित लाल चौक के नजदीक जिला कलेक्ट्रेट रोड पर बना गहरा गड्ढा हादसों को न्योता दे रहा है। रोजाना इस गड्ढे के कारण छुटपुट हादसे होते रहते हैं। पाइप लीकेज के कारण बने गड्ढे में पानी भरा हुआ है। इस कारण यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालकों को इस गड्ढे का आभास ही नहीं रहता। इस समस्या को लेकर बुधवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया। इस मौके पर माकपा तहसील सचिव शेर सिंह साकिया ने बताया कि करोड़ों रुपए की लागत से नगर परिषद ने हाल ही में लाल चौक से लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय की तरफ जाने वाली सड़क बनाई है। यह सड़क कॉमरेड शोपा सिंह के नाम से जानी जाती है, लेकिन करीब एक माह से लाल चौक के पास से एफसीआई के गोडाउन के सामने पेयजल पाइप लीकेज के चलते सड़क के बीचों बीच गहरा गड्ढा बन गया है। इस कारण नई सड़क जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। इस गड्ढे के कारण कभी भी बड़ा हादसा घटित हो सकता है। साथ ही पाइप लीकेज की वजह से नजदीक से गुजर रहे गंदे नाले का पानी स्वच्छ पानी में मिलकर आमजन को बीमार कर रहा है। इस कारण शहर के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। लगातार अवगत करवाने के बावजूद भी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। उन्होंने कहा कि सड़क बनाने के बाद विभाग की ओर से कनेक्शन कर दिए जाते हैं। इससे नई बनी सड़क खराब हो रही है। सड़क बनने से पहले अगर यह कनेक्शन दिए जाएं तो कम से कम सड़कों का नुकसान तो न हो। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर गुरुवार तक लीकेज पाइपलाइन को दुरुस्त नहीं किया गया तो माकपा कार्यकर्ता सड़क जाम कर देंगे। दूसरी तरफ इस मामले में स्पष्टीकरण देते हुए नगर परिषद निर्माण समिति के अध्यक्ष सुमित रुणवा ने कहा कि उन्हें लाल चौक पर सड़क में गड्ढा हो जाने की जानकारी मिली है। इस संदर्भ में उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से पाइपलाइन को दुरुस्त करने की गुजारिश की है। जैसे ही पाइपलाइन ठीक होती है वे उस सड़क को ठीक करवा देंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ से भारी भरकम ट्रॉले ओवरलोड होकर गुजरते हैं, जिसकी वजह से पाइपलाइन और सड़क टूटने की घटनाएं हो रही हैं। इस संदर्भ में संबंधित विभाग के अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। अभी आप जहाँ खड़े हैं ये हनुमानगढ़ जिले की सबसे व्यस्त सड़क है जो जिला बीस कार्यालय की तरफ जाती है, और इधर बजरी मार्केट है, रेता सरिया सीमेंट है, जो 150-150 टन के ओवरलोड ट्रक आते हैं। इस रोड पर लगातार 1 महीने से पानी की लीकेज चल रही है। हमने जलदाय विभाग को बार बार वहाँ लिख के दिया, बताया है कि आप इसकी लीकेज को ठीक करो। ये नई करोड़ों रुपए की सड़क जो नगर परिषद ने अभी बनाई है, ये इसमें एक बड़ा खड्डा हो गया है। यहाँ कभी किसी वक्त भी कोई भी हादसा हो सकता है, और लगातार बताने के बावजूद में, क्योंकि जैसी प्रशासन के ये अवैध कनेक्शन है, सड़क बनने से पहले कनेक्शन नहीं देते, लेकिन जब 2 रुपए लेकर और जो नाजायज कनेक्शन है वो दिए जाते हैं, उसी वजह से सड़क टूट रही है। अब आप अंदाजा लगाइए कि इसमें अगर कोई हादसा हो गया, किसी को खड्डा दिखाई नहीं दे रहा, मैं समझता हूं कि किसी न किसी की मौत हो सकती है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन बार बार चेताने के बावजूद भी यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की रही। हमने एक ही बात कही है कि जो हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं, प्रदेश के हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं स्वच्छ जल, जल ही जीवन है, जल बचाओ, और यहाँ ये दूसरी जब ये पानी बंद हो जाएगा, इसके अंदर सारा गंदा पानी जो सीवरेज का नाले का पानी सारा इसके अंदर जाएगा, और वही दूषित पानी यहाँ की जनता पी रही है। हम एक चेतावनी देना चाहते हैं कि हमने लगातार 1 महीने से ये कह दिया और कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर कल 12 बजे तक ये पाइप की लीकेज और खड्डे बंद नहीं हुए तो माकपा कार्यकर्ता यहाँ चौक पर इस रोड पर जाम लगाने का काम करेंगे। ये सारी जिम्मेवारी जलदाय विभाग की और यहाँ के प्रशासन की होगी, हमारी नहीं। अभी पता हमें चला भी आज लाल चौक के पास और एफसीआई गोदाम के साथ में कोई बीच में कोई पाइपलाइन है जो बड़ी 8 इंची वाटर वर्क्स की, वो लीक हुई है। उससे सड़क का कुछ पार्ट है जो धंस गया है। हमने JNE हमारे उनको खबर कर दी है और एक्शन PhD से मैंने बात की है कि तुरंत प्रभाव से उसको सही कराएं, क्योंकि वहाँ बड़े ट्रक और ट्रॉले भी चलते हैं, जिसके तहत वो पाइप शायद उसी दबाव से टूटी होगी। कुछ जो DTO विभाग है वो भी मुझे ऐसे लगता है जैसे नेग्लिजेंसी पे उतारू है। 1200, 1313 क्विंटल बजरी के जो ट्रक ट्रॉले उधर से गुजर के वही सिमंदर के पास डंप हो रहे हैं, इनको भी हम कार्रवाई करेंगे, इनको बंद करने की कोशिश करेंगे भी, बिल्कुल इनको बंद करें, क्योंकि इतने बड़ी जो वेट है वो जो बीकानेर हाईवे बना है वो नहीं झेल पा रहा, तो अंदर की सड़कें क्या करेंगे। तो उसके लिए हमने अभी नगर परिषद में एक एजेंडा भी पास किया, बाकायदा हम नाका बनाएंगे और वहाँ कांटा लगा के जो अंडरलोड ट्रक हैं उनको टाइमिंग से अंदर शहर में आने देंगे, और ओवरलोड ट्रक जो भी अंदर घुसेगा उसको चेक करके उसकी बाकायदा प्लंटी रखेंगे और प्लंटी काटेंगे, अंदर उसको नहीं आने दिया जाएगा बाकायदा। शहीद भगत सिंह युवा फाउंडेशन क्लब की ओर से बुधवार को टाउन स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई कर रहे जरूरतमंद परिवारों के 51 बच्चों को जूते वितरित किए गए।
शहीद भगत सिंह युवा फाउंडेशन क्लब की ओर से बुधवार को टाउन के वार्ड नंबर 27 स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले जरूरतमंद परिवारों के 51 बच्चों को जूते वितरित किए गए। इस दौरान क्लब सदस्यों ने बच्चों को अपने हाथों से जूते पहनाए। नए जूते पाकर नन्हे मुन्ने बच्चों के चेहरे खिलखिला उठे। इस मौके पर क्लब सदस्यों ने बताया कि क्लब के साथ नौजवान जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों क्लब सदस्यों ने बैठक कर तय किया कि विद्यालयों में अध्ययनरत जरूरतमंद परिवारों के बच्चों की मदद की जाए ताकि उनकी पढ़ाई बाधित न हो। इसके तहत क्लब सदस्यों की ओर से पिछले दिनों अलग अलग विद्यालयों में जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को जूते, जुराबे में जर्सियां वितरित की गई थी। अब पिछले 2 साल में कोरोना काल के चलते इस कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है। कोरोना काल में क्लब सदस्यों की ओर से जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री की किटें भी बांटी गई। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बुधवार को शहरी क्षेत्र में कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल खुलने पर 51 बच्चों को जूते वितरित करने का कार्य किया गया। क्लब सदस्यों ने बताया कि भविष्य में भी ऐसे जरूरतमंद परिवारों के बच्चों की मदद के लिए क्लब सदस्य तत्पर रहेंगे। आज शहीद भगत सिंह यूथ फाउंडेशन की तरफ से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वार्ड नंबर 27 में छोटे छोटे बच्चों को स्कूल वितरण का प्रोग्राम किया गया हमारे सभी साथियों के द्वारा। और समय समय पर हम इसी तरह स्कूलों के अंदर बच्चों को और छोटे छोटे कोई कार्य, सेवा के कार्य हमारी टीम ये शहीद भगत सिंह फाउंडेशन की तरफ के सभी साथियों के द्वारा किया जाता है। कोरोना काल के चलते हमने 2 साल ये कोई भी ये कार्यक्रम नहीं कर पाए थे, पर हमारी टीम की तरफ से कोरोना काल में भी जरूरतमंद परिवारों को किटों का वितरण भी किया गया था। और आज स्कूल खुले हैं बच्चों के, और बच्चों को स्कूल खुलते ही स्कूल का वितरण किया गया। आगे भी ये कार्यक्रम इसी तरह क्रमबद्ध चलते रहेंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। संत शिरोमणि रविदास की जयंती पर जंक्शन में जहां शब्द कीर्तन का आयोजन किया गया, वहीं टाउन में श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का भी आयोजन हुआ। संत शिरोमणि रविदास के 645वें जन्मदिवस पर बुधवार को रेगर धर्मशाला में भंडारा आयोजित किया गया। इस दौरान भंडारे में सैकड़ों नागरिकों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान आयोजकों ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज बहुत सरल हृदय के व्यक्ति थे और दुनिया का आडंबर छोड़कर हृदय की पवित्रता पर बल देते थे। गुरु रविदास महाराज एक महान क्रांतिकारी थे। वे जात पात के विरोधी थे, इसलिए उन्होंने लिखा, जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात रैदास मनुष्य न जुड़ सके, जब तक जाति न जात। हम सबको उनकी शिक्षा को ग्रहण कर आगे बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार गुरु रविदास मंदिर में गुरु रविदास जी के गुरु पर्व पर सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर रागी जत्थों ने शब्द कीर्तन के माध्यम से गुरु की महिमा का बखान किया। समिति सदस्यों ने बताया कि हम सबको संत शिरोमणि श्री रविदास के दिखाई मार्ग पर चलना चाहिए तथा अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हम सबको गुरु रविदास के दिखाई मार्ग पर चलकर मानव भलाई के कार्य करना चाहिए। इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे।
जाके क्या कारण है जिससे तो शासन इंदिरा देवी की बात की तो हमने बहुत करते साथ साथ सिकंदर लोधी ने देखा कि आप पता नहीं सिकंदर लोधी श्री गुरु रविदास महाराज जी का साथ संत केला बन गया तो उन्हें गुरु रविदास महाराज जी ने जन्म से बखा क्योंकि मेरे परमात्मा के प्यारे थे उन्होंने साथ संत को नाम किसी को भय दिए ना सदा भय का हुक्म दे किसी का भय मांगे किसी का भय सिकंदर लोधी फिर श्री गुरु रविदास महाराज के जन्म आज श्री गुरु रविदास महाराज का 645वां प्रकाश पर्व पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, जिन्होंने काफ़ी वर्षों पूर्व एकता, भाईचारा, न्याय का संदेश दिया। उसी क्रम में हनुमानगढ़ में भी गुरु महाराज की जागो निकाली गई और कल जो दिवस था उसमें लंगर भी चला, सारी संगतों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उससे पहले हमने महाराज का गुणगान करते हुए लड़ीवार प्रभात फेरियों का आयोजन किया। उसी क्रम में आज मुख्य कार्यक्रम है जिसमें रागी जत्थे लुधियाना से आए हुए हैं, महाराज का गुणगान कर रहे हैं, उनके आदर्शों और उनकी शिक्षाओं का बखान कर रहे हैं जो हमारे देश की आज महती आवश्यकता है। उसके पश्चात गुरु का अटूट लंगर बताया जाएगा और आज भारतवर्ष में जो रविदास महाराज का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है वो एकता और भाईचारे को संदेश देने के लिए और मजबूत करने के लिए आज के इस दौर में महती आवश्यक है। ये बाबा जी रविदास जी महाराज है जो 645वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और यहाँ अटूट लंगर लगाया जाए जो सारे समाज के लोग इकट्ठा होकर लगाए रहे। ये हो गया करीबन 24-25 साल से हो रहा है सर। ये लग रहा है जी आर्य समाज रोड पे लग रहा है हनुमानगढ़ टाउन। ये शाम तक 4-5 बजे तक चलेगा। श्री गंगानगर में 18 फरवरी से आयोजित होने वाली क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए टाउन स्थित व्यापार मंडल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अभ्यास सत्र का आयोजन किया गया। श्री गंगानगर के चौधरी बलूराम गोदारा कन्या महाविद्यालय में 18 फरवरी से 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू की जाएगी। इस प्रतियोगिता में टाउन स्थित व्यापार मंडल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की 16 सदस्यीय टीम भी हिस्सा लेगी। प्रतियोगिता से पहले व्यापार मंडल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। प्रशिक्षण सत्र कल गुरुवार तक चलेगा। क्रिकेट प्रतियोगिता में व्यापार मंडल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की 16 सदस्यीय टीम का नेतृत्व कोच मोनिका एवं श्याम पांडे करेंगे। बुधवार को व्यापार मंडल शिक्षा समिति के पदाधिकारियों की ओर से प्रशिक्षण सत्र का अवलोकन कर महाविद्यालय की महिला क्रिकेट टीम के सदस्यों का परिचय प्राप्त किया गया। समिति पदाधिकारियों व सदस्यों ने क्रिकेट के खेल में उपयोग में आने वाली सामग्री व अन्य संसाधन उपलब्ध करवाने की अनुमति प्रदान की। समिति सदस्यों ने छात्राओं को खेलों में नया आयाम स्थापित करने के लिए प्रेरित करते हुए उन्हें हर संभव सहयोग करने के लिए आश्वस्त किया। इस मौके पर व्यापार मंडल शिक्षा समिति प्रधान अशोक जिंदल, उपाध्यक्ष दूलीचंद, सचिव विजय बंसल, कोषाध्यक्ष हरिकृष्ण खदरिया, महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर नीलम गौड़, वीएम पब्लिक स्कूल प्राचार्य डॉक्टर किरण राठौड़ सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हम महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में आज अपनी टीम को लेकर जा रहे हैं और ये हमारा मैच 3 दिन तक लगातार चलेगा और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम आगे बढ़े और ये मैच कंप्लीट फाइनल तक जीत कर आए। हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है। हम 3 महीने से लगातार अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम सुधीर सर और हमारे कोच टीचर है मोनिका दीदी। आज हमारे वीएम जो कॉलेज है महाविद्यालय उसकी क्रिकेट की टीम पहली बार गंगानगर क्रिकेट मैच खेलने के लिए यहाँ से जा रही है। ये गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के जितने भी इंटर कॉलेज जो कॉलेज हैं उनके जो बच्चियाँ हैं वो वहाँ गंगानगर में उनका मैच होगा। उनके लिए पहली बार हमारी यहाँ की टीम हम रवाना कर रहे हैं क्रिकेट की टीम। इससे पहले तो हमने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत से योगा और बास्केटबॉल और बैडमिंटन में हमारी बच्चियाँ प्रदर्शन कर चुकी हैं, पर ये आज पहला मौका है जब क्रिकेट की टीम गंगानगर रवाना हो रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों के लिए 10 मार्च तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर प्रदान किए जाने के लिए अम्बेडकर पुरस्कार वर्ष 2022 के प्रस्ताव 10 मार्च तक आमंत्रित किए जाएंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि विभाग की ओर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती पर सामाजिक सेवा, महिला उत्थान एवं न्याय के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली संस्था अथवा व्यक्ति को अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार, अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार एवं अम्बेडकर न्याय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि प्रतिवर्ष अम्बेडकर जयंती पर ये पुरस्कार दिए
लिए जाते हैं। इसके लिए योग्य व्यक्ति एवं संस्थाओं का चयन किए जाने के लिए प्रस्ताव 10 मार्च तक निदेशालय के पते पर डाक से अथवा समय जाकर जमा करवाए जा सकते हैं। इस संदर्भ में आवेदन पत्र एवं अन्य जानकारी विभागीय वेबसाइट अथवा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने बताया कि अम्बेडकर सामाजिक सेवा के तहत 1 लाख रुपए नकद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इसके लिए राज्य के मूल निवासी व्यक्ति, पंजीकृत संस्था कम से कम 5 वर्ष से अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कार्यरत रहकर योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुंचाने में उल्लेखनीय रूप से कार्य कर रही हो एवं उच्च चरित्र एवं उच्च प्रतिष्ठा का प्रमाण पत्र जिला कलेक्टर की ओर से प्रदत्त हो, वे लोग पात्र होंगे। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा अम्बेडकर पुरस्कार 2022 को के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार, अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार, अम्बेडकर न्याय पुरस्कार, इन 3 श्रेणियों में पुरस्कार के लिए विज्ञप्ति जारी करी गई है। इस विज्ञप्ति में जो निर्धारित जो प्रारूप हमारी जो साइट है www.sj.rajasthan.government.in पर से जो है आवेदन का प्रारूप निर्धारित डाउनलोड करके निर्धारित जो प्रारूप है उसके साथ विज्ञप्ति में निर्धारित जो दस्तावेज लगाए जाने उनके साथ आवेदन जो है श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा के माध्यम से निदेशालय सामाजिक न्याय अधिकारिता को ये आवेदन अपना अप्लाई करना होगा। इसमें इन जो तीनों श्रेणियों सामाजिक सेवा, महिला कल्याण और न्याय पुरस्कार में जिन्होंने भी उल्लेखनीय कार्य किया उनको प्रशस्ति पत्र के साथ नगद पुरस्कार दिए जाने के प्रावधान किया गया। गांव मक्कासर की गौशाला में बुधवार को प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर गांव के दानदाता ने गौशाला के लिए 1 बीघा भूमि दान देने की घोषणा की। गांव मक्कासर की गौशाला में प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रवचन कार्यक्रम में संत परमात्मानंद तथा ब्रह्मानंद ने उपस्थित श्रद्धालुओं के समक्ष गौ सेवा का महत्व बताया। उपस्थित संतों ने कहा कि जो व्यक्ति गाय को माता समझकर उसकी सेवा करता है उसे उसका प्रतिफल जीवन में जरूर मिलता है। गाय की सेवा करने से जहाँ परिवार में सुख शांति बनी रहती है, वहीं इंसान सदमार्ग पर चलते हुए मोक्ष को प्राप्त होता है। आयोजकों ने बताया कि इस दौरान दानवीर सरदार सोन सिंह ने गौशाला के लिए 1 बीघा भूमि दान देने की घोषणा की। उपस्थित श्रद्धालुओं ने करतल ध्वनि से दानवीर के इस निर्णय की प्रशंसा की। की सेवा के लिए ऐसे संत जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया हुआ है, ऐसे संत हमारे बीच विराजमान है। ऐसे संतों को हम सब नमन करते हैं। ऐसे संतों से आशीर्वाद रूपी वचन आज हमारे जीवन को धन्य बनाने के लिए, हमारे जीवन को कृतार्थ करने के लिए आप हमारे बीच का भी परम सौभाग्य रहा है। जरूरतमंद व्यक्ति को ही मिलना चाहिए। मक्कासर की गौशाला के अंदर संतों का आगमन हुआ। पंजाब से आए हुए संतों के द्वारा यहाँ प्रवचन किए गए और काफी संख्या में ग्रामीण निवासी पहुंचे। उनका सभी का तहे दिल से आभार। सभी पे गौ माता की कृपा यूं बनी रहे। और सरदार सोन सिंह जी ने जो भूमि दान किया है उनको भी हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। उनके परिवार के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी मक्कासर की गौशाला में गांव के दानी सज्जन सरदार बच्चन सिंह के बेटे सरदार सोन सिंह जी ने 1 बीघा जमीन गौशाला के लिए भूमिदान की है। भूमिदान सबसे बड़ा दान माना गया है और आज पूरे गांव की तरफ से और इसी प्रोग्राम के तहत हमारे गौ सेवा के प्रति प्रचार करने वाले महान संत परमात्मानंद जी और ब्रह्मानंद जी ने आज हमें टाइम दिया और शानदार धार्मिक समागम रहा और पूरा गांव का बहुत बहुत सहयोग रहा। जय गौ माता, जय बाल गोपाल। टाउन स्थित सरकारी अस्पताल के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना बुधवार को 83वें दिन भी जारी रहा। प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, टाउन स्थित सरकारी अस्पताल के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना बुधवार को 83वें दिन भी जारी रहा। राजकीय चिकित्सालय के समक्ष धरने पर बैठे संघर्ष समिति सदस्यों ने आरोप लगाया कि धरने को चलते हुए लगभग 2.5 महीने बीत चुके हैं। इस दौरान शहर की तमाम संस्थाएं धरने को अपना समर्थन दे चुकी हैं। इसके बावजूद शासन और प्रशासन धरने के प्रति अपना उपेक्षित रवैया अपनाए हुए है। संघर्ष समिति सदस्यों ने चेतावनी दी कि सरकार चाहे जितनी उपेक्षा कर ले, मगर टाउन क्षेत्र के लोग इस अस्पताल को नमा बाईपास के पास कतई स्थानांतरित नहीं होने देंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक सरकार अपने इस निर्णय को रद्द नहीं कर देती तब तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जिला अस्पताल को बचाने की मुहिम में आज 83वां दिन है। जिला अस्पताल संघर्ष समिति की तरफ से धरना वो विरोध प्रदर्शन का प्रशासन
को आज फिर चेतावनी है कि प्रदर्शन और धरना और प्रशासन का विरोध जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती तब तक लगातार चलता रहेगा। शहरवासियों से भी अपील है, आप सब लोग मजबूती के साथ इस विरोध प्रदर्शन में साथ दें, क्योंकि प्रशासन को एक दिन झुकना पड़ेगा। प्रशासन को एक दिन शहर के आम व्यक्ति की बात माननी पड़ेगी, शहर के नागरिकों की बात माननी पड़ेगी और शहर की जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें बरकरार रखने के लिए अस्पताल को यहाँ पर रखना ही होगा और संबद्ध करना। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। होगा और इस अस्पताल को और बड़ा स्वरूप देना होगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।